हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज भी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर को आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। सो ये चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो काइनेटिक थ्योरी से होगी, और काइनेटिक थ्योरी के कुछ असम्पशंस हैं, वो क्या हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट वहां जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो मेरा वन शॉट वाला लेक्चर है, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई और लेक्चर इस टेक्स्ट बुक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे आपको हर टॉपिक का जो आइडिया है वो मिल जाएगा। फिर ये वाला देखने के बाद, ये चैप्टर देखने के बाद, जो मेरी ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, वो वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर एक कोर्स मैंने बना रखा है जिसका नाम है लास्ट मिनट फिजिक्स। उसके अंदर मैंने दे रखा है, यानी कि इसका जो एमसीक्यूज है और जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करके वहां पे मैंने डाला हुआ है। इतना ही नहीं, आपके 12th स्टैंडर्ड का और 11th स्टैंडर्ड का भी जो भी प्रैक्टिकल्स है जो कि आप लोगों को करवाया जाता है कॉलेजेस में, अगर आपने वो प्रैक्टिकल्स ध्यान से नहीं किए हैं, आपको सर्किट कनेक्शन नहीं आता है, आपको नहीं पता कि रीडिंग्स कैसे निकाली जाती हैं, तो वो भी आप मेरे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। तो चलिए बिना कुछ वक्त वेस्ट किए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ये चैप्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो आखिर है क्या, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हम गैसेस की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कोई आम चीज नहीं बल्कि आइडियल गैसेस हैं। तो व्हाट आर आइडियल गैसेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आइडियल गैस हम किसे कहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन वाला चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज एन आइडियल गैस। सो आइडियल गैस जो है उसमें दो खास बातें। पहली बात तो ये कि जो आइडियल गैस होती है उसकी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स लगभग जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जीरो है, मॉलिक्यूल्स की कोई वॉल्यूम नहीं है। देखो, मॉलिक्यूल्स जिस जगह में बैठे हैं, कंटेनर में बैठे हैं, एक बीकर में बैठे हैं, एक पतीले में बैठे हैं, एक बॉक्स में बैठे हैं, वो कंटेनर की वॉल्यूम बहुत होती है। कंटेनर की वॉल्यूम बहुत होती है, लेकिन उस कंटेनर के सामने अगर आप उन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम देखो, अरे बल्कि सारे मॉलिक्यूल्स को एक कोने में ले आओ, तो उनकी मतलब उन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम ना के बराबर है। सो वॉल्यूम ऑफ द एंटायर गैस या एंटायर बॉक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो सारे मॉलिक्यूल्स को अगर साथ में ले भी लोगे तो उसकी जो वॉल्यूम बनेगी बहुत ही कम होगी, जबकि जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं और मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ब्लंटली कि जीरो मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा कि आइडियल गैस जो होती है उसमें मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को हम जीरो मानते हैं। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसका पहला अजम्पशन है। ठीक है, ये जो थ्योरी है बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट लोगों ने दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किरचॉफ, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, ऐसे टाइप के लोगों ने इस पर काम किया हुआ है काफी अलग अलग वक्त पे। केल्विन, ऐसे लोगों ने काम किया, अलग अलग लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। खास करके दो लोगों का नाम सामने ज्यादा आता है, एक है मैक्सवेल और एक है बोल्ट्जमैन। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। बाकी वक्त वक्त पर, समय समय पर लोग इस पे काम करते रहे हैं। चलिए, तो पहला है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो भी जीरो हैं, वो भी नेग्लिजिबल है, जीरो है। तो आइडियल गैस, ये चीजें याद रखिए। अब आइडियल गैस की जो इक्वेशन है उसे भी देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आखिर ये क्या है? तो ये इक्वेशन को मैं चलो डिराइव ही कर लेता हूं। तो ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में सुना होगा। सो बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर को अगर न चेंज किया गया, टेम्परेचर को चेंज अगर न किया गया, तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गुब्बारा ले लूं, एक फुग्गा ले लूं गुब्बारा, उस पर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो उसकी वॉल्यूम घटेगी। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो जब आप प्रेशर फिक्स रखेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। जैसे मान लो एक खुले पतीले में दूध उबल रहा है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर तो फिक्स है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम जो है मिल्क की बढ़ती जाएगी। और न सिर्फ इतना, मिल्क को छोड़ दो, उस पे जो स्टीम है उसकी स्टीम की भी वॉल्यूम बढ़ेगी ना, वो एक्सपांड होगी स्टीम। तो अगर आपने मान लो कि बर्तन ढक दिया होता उस पर, तो वो एक्सपांड होके इसे भी साइड में कर देती, पतीले के ढक्कन को। बट यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जिस पे अभी मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी बहस छिड़ सकती है। आपको सिर्फ इतनी सी बात जान लेनी है, मैं आपको वन शॉट पढ़ा रहा हूं, तो हम यहाँ पे हर चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हर चीज डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिले। अब यहां पर ये पूरे के पूरे चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे के आसपास ही इसे पूरा खत्म कर डालूं, क्योंकि वन शॉट का तो यही मतलब है कि आप चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं चैप्टर में क्या क्या है और कैसे कैसे उसको डील करना है। तो हम हर डेरिवेशन जो काम किए उसे करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग above two relations, सो ऊपर की 2 रिलेशंस को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? V प्रोपोर्शनल टू T बाई P मिलेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं PV प्रोपोर्शनल टू T, और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT। तो ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। सो PV इक्वल्स टू nRT बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है। ठीक है। PV इक्वल्स टू nRT, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। अरे जब काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे तो हमको चीजें आइडियल ही लेना होती हैं। समझ में आ रहा है आप सभी के? ओके, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो PV इक्वल्स टू nRT हो गया। अच्छा, वैसे इसी चीज को डिराइव करने का एक और भी तरीका है, चलिए वो तरीका भी मैं आपके सामने खोल के रख देता हूं, वो तरीका, ताकि आपको और भी जानकारी अच्छे से मिले। सो लिसन वेरी केयरफुली। ऐसा देखा गया कि प्रेशर वॉल्यूम वॉज प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रोपोर्शनल जो था उसकी जगह पे लिखा गया कि T, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कुछ तो कांस्टेंट मिलेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लेकिन जब ध्यान दिया गया तो मालूम पड़ा कि K खुद भी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि K किसी नंबर पे डिपेंड करता है, और ये नंबर गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर निकला। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा होंगे उतना बड़ा K की वैल्यू होगी, तो वो खुद नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अब प्रोपोर्शनलिटी यहां से जब हटाई गई तो यहां पर एक फिक्स नंबर आया, तो वो जो फिक्स नंबर था वो था KB। KB मतलब क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये बोल्ट्जमैन ने ही बताया है। सो बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट। अभी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये नंबर बोल्ट्जमैन ने बताया है, इसको भी फिलहाल बस ऐसी लिख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बोल्ट्जमैन बहुत ही जबरदस्त आदमी था। ये बंदा फिजिक्स से इतना प्यार करता था कि इसने फिजिक्स के लिए सुसाइड कर लिया था। अब वो कहानी क्या है मैं आपको डिटेल लेक्चर्स में बताऊंगा, तो यहां पे इसे जाने दीजिए। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो देयरफॉर पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी। तो हमारा के हट गया, वहां पे एन के बी आ गया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन, हाँ आप कहेंगे सर एक डेफिनेशन तो हमें मालूम है, वो है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे वो तो है ही मेरे भाई, उसे मना किसने किया, वो तो है ही। ये भी है एन अपॉन एन ए, ठीक है, तो याद रखिएगा। सो बेसिकली एन अपॉन एन ए ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। सो एन के बदले मैं लिख सकता हूं एन इंटू एन ए। सो अब चीजें बदल जाएंगी। पीवी इक्वल्स टू, जहां पे एन के बी टी लिखा था, वहां पर एन की जगह पर एन एन ए के बी टी हो जाएगा। अब एन ए हमारा क्या है, एवोगेड्रोज नंबर, एवोगेड्रोज नंबर। नाउ लिसन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, एवोगेड्रोज नंबर भी एक कांस्टेंट है। तो जब दोनों कांस्टेंट्स मिल जाएंगे तो बनेगा एक नया कांस्टेंट जिसे हमने नाम दिया आर। और आर यहां पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बस काम खत्म। अच्छा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। सो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये जो है बेसिकली वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या आई होप कि आपको ये बातें मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। तो देखो यहां पे वो सब लिखा हुआ है, पीवी इज एन के बी टी, फिर आर इक्वल्स टू एन ए के बी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब पता है आपको, फिर गेल-लुजैक्स लॉ भी आपको पता है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है बिहेवियर ऑफ अ गैस, इसमें कुछ खास दिया नहीं है इसलिए मैं ज्यादा कुछ उसमें जा नहीं रहा हूं। देखो यहां पे वही बातें लिखी है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है, इट इज एन अपॉन एन ए या फिर एम अपॉन एम जीरो। अच्छा लिसन, दुनिया में क्या कोई आइडियल गैस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। तो मैं यहां पे वो स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, देयर आर नो आइडियल गैसेस इन द वर्ल्ड। हाय, ये क्या हुआ? अगर दुनिया में कोई आइडियल गैसेस है ही नहीं तो आइडियल गैस इक्वेशन बना के क्या अचार डालोगे? तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि आइडियल गैसेस दुनिया में नहीं है, दुनिया में रियल गैसेस हैं, बट रियल गैसेस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। कब? सो रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैसेस व्हेन। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है कब? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला, when temperature is very high, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, बहुत भयानक हो। या फिर प्रेशर, when pressure is very low। तो प्रेशर बहुत कम रहा या टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा तो आइडियल गैस रियल गैस आइडियल गैस बन जाती है। ऐसा क्यों?
बहुत ही बचकाना एक्सप्लेनेशन है। लिसन, अकल से अगर सोचेंगे आप ध्यान से, तो लिसन आपको एक बात समझ में आएगी कि जो रियल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स का साइज जीरो नहीं होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो जीरो नहीं होता है। अरे रियल गैस मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके मॉलिक्यूल्स का साइज जीरो नहीं है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो नहीं है। तो जो अजम्पशंस थे आइडियल गैस के, वो अजम्पशंस रियल गैसेस पे लागू नहीं होते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर सकती हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और प्रेशर बहुत लो हो। तो लिसन, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर 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 रहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहेंगे तो बेसिकली उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो कुछ अपना असर दिखा ही नहीं पाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले गए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप लगभग जीरो मान सकते हैं। और इतना ही नहीं, टेम्परेचर हाई होने से होगा ये कि गैस बहुत बड़ी जगह में फैल जाएगी, और जब बहुत बड़ी जगह में फैल गई तो जो कंटेनर है या जो भी चीज है उसके सामने गैस के मॉलिक्यूल्स की जो औकात है वो नहीं बची, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो नहीं बचा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को जीरो मान सकते हैं, उनके बीच के फोर्स को जीरो मान सकते हैं। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है जब टेम्परेचर हो हाई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या थी कि टेम्परेचर हाई न भी हो, अगर प्रेशर बहुत लो हो जाए, यानी कि भले जगह छोटी है लेकिन पार्टिकल्स का नंबर ही कम है, प्रेशर ही बहुत लो है, बहुत लो प्रेशर है, तो उस मामले में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं और पार्टिकल्स के जो साइज है, मॉलिक्यूल का जो साइज है, उसे जीरो मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो या प्रेशर बहुत लो हो, या दोनों भी चलेगा साथ में, तो तब एक रियल गैस बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर जो है बताया है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स आपको शराफत से जगह जगह पे दिख रहे हैं, इतने शराफत से ये रहते नहीं है। असलियत में ये पागलों की तरह यहां वहां रैंडम मोशन करते रहते हैं, हमेशा यहां से वहां रैंडमली चलते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो लिसन, अब ये मीन फ्री पाथ का अपने को डायरेक्टली फॉर्मूला दिया, इसका डेरिवेशन नहीं दिया है। लेकिन हालांकि जब मैं आपको सीबीएसई वाला, जो भी बच्चे सीबीएसई वाले होंगे उनके लिए जो मैं कोर्स बनाऊंगा, वहां पर मैं ये डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि डेरिवेशन आया कहां से, मतलब ये फॉर्मूला आया कहां से। मीन फ्री पाथ लेकिन होता क्या है फिलहाल मैं समझा देता हूं, ये फॉर्मूले का मतलब मैं समझा देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। अब एक कंटेनर है बहुत बड़ा सा, बहुत ही ग्रैंड साइज का, इसके अंदर हमारे जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब कोई भी एक पार्टिकल की नजर से अगर आप देखें तो ये बंदा कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा, तो कभी ना कभी रास्ते में टकराएगा। नाउ लिसन, ये बंदा एक बार तो दीवार से टकराया, दूसरी बार भी दीवार से टकराया, तीसरी बार पार्टिकल से टकराया। टकराया तो सही, किसी से भी टकराया हो वो इररिलेवेंट है, लेकिन टकराया तो सही। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो टकराव के बीच में, जैसे कि मान लो कि यहां पे मतलब यहां पे से वो था, मतलब मान लो कि अभी भी टकरा के कहीं से निकला है, तो यहां से इस टकराव के बीच में वो एक रास्ता चला, फिर ये टकराने से इस टकराने के बीच में एक और रास्ता चला, ये लंबा रास्ता है वो छोटा रास्ता है, फिर ये भी अच्छा खासा लंबा रास्ता है, ये टकराने से वो टकराने के बीच में। कहने का मतलब है कि कोई भी टकराव के बीच में जब वो रहता है, मोशन करता है, मोशन बिटवीन टू कोलिजन्स, मोशन बिटवीन एनी टू कोलिजन्स, कोई भी दो टकराव के बीच में डिस्टेंस ऑफ मोशन बिटवीन एनी टू कोलिजन्स, जो गैप वो ट्रेवल करता है मोशन के दौरान
कोई भी दो कोलिजन, दो टकराव के बीच में, उसे कहते हैं फ्री पाथ, तो इज नोन एज फ्री पाथ। ये तो ठीक है कि फ्री पाथ, दो टकराव के बीच में जो मोशन हो रहा है वो फ्री पाथ है, लेकिन इसे मत भूलिए कि फ्री पाथ का साइज अलग अलग है। जैसे ये पार्टिकल अभी अभी यहां से यहां चला तो ये पाथ लंबा पाथ है, फिर यहां से यहां चला दो टकराने के बीच में तो छोटा पाथ है, फिर ये थोड़ा मीडियम साइज का पाथ है, फिर उधर टकरा के कहीं तो जाएगा, फिर वो पाथ है। तो ऐसे सारे फ्री पाथ को जब हम जोड़ेंगे और उसका एवरेज करेंगे तो उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन का मतलब होता है एवरेज। सो मीन फ्री पाथ is average distance between two collisions, between any two collisions, average distance। इस बात को समझिए, फ्री पाथ क्या है? एक पाथ है दो कोलिजन्स के बीच में, और जो मीन फ्री पाथ है इन सारे फ्री पाथ का एवरेज है। तो मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। सो ये एवरेज है, और इसकी वैल्यू आप यहां देख सकते हैं, लैम्डा इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन बाई वी। इसका क्या मतलब है? √2 पाई, अरे लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 पाई, ठीक है, और एन बाई वी और डी स्क्वायर। अब बेसिकली ये सब है क्या? तो ये तो एक कांस्टेंट है, लैम्डा मीन फ्री पाथ है, पाई कांस्टेंट है, डी जो है वो है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डायमीटर, मॉलिक्यूल का साइज। एन बाई वी क्या है? सो एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल, गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, और वी क्या है? वॉल्यूम। और मीन फ्री पाथ इन पे तो डिपेंड करेगा। क्यों? ये जो एन बाई वी है, इसमें जो v नीचे है उसको ऊपर लेके जाओ। अगर वॉल्यूम बड़ी रही, कंटेनर बड़ा रहा, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, टकराने का चांस कम हो जाएगा, तो मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हो गए तो ये तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नीचे है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो टकराव ज्यादा होगा, तो मीन फ्री पाथ कम आएगा। समझ गए? एन बाई वी को कभी कभार स्मॉल एन भी लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो बहुत ही बचकाना था, ठीक है। सो आप देख सकते हैं लैम्डा डायमीटर पे डिपेंड करता है कि स्मॉल साइज का अगर पार्टिकल रहेगा तो मीन फ्री पाथ लंबा रहेगा, टकराने का चांस कम रहेगा, लेस चांस फॉर कोलिजन। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां आती है हमारे पास एक 4 मार्क्स की बहुत ही प्यारी डेरिवेशन। आइए इस डेरिवेशन को कर लेते हैं। डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस पे जो प्रेशर है, आइडियल गैस की वजह से कंटेनर पे जो प्रेशर है, आइए उसे जान लेते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं, एक डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑन कंटेनर या प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर, प्रेशर inside a container due to gas enclosed। जो अंदर गैस बंद है उसकी वजह से जो कंटेनर है उस पर कितना प्रेशर है। आप लोग के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जो है ये वाला डेरिवेशन करने वाले हैं। कौन सा वाला? कि भैया कितना प्रेशर बनता है कंटेनर पे जब उसमें एक गैस बंद रहती है।
ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? समझ पा रहे हैं ना? गुड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो हम लोग एक क्यूब कंसीडर करेंगे, एक बॉक्स कंसीडर करेंगे। लेट मी मेक अ बॉक्स, अ क्यूब। सो मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, क्यूब बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो यहां पर पहले एक स्क्वायर बनाने का, फिर से एक और स्क्वायर बनाने का। क्यूब बनाने का ये तरीका है। सो दो स्क्वायर बना दिया। अब क्या करने का कि लाइंस खींच लेने का, ठीक है। ये कोने से ये कोना जोड़ देना है, ये कोने से ये कोना जोड़ देना है, ये कोने से ये कोना, और ये कोने से ये कोना। तो ये हो गया आपका क्यूब तैयार। बहुत ही फैंटास्टिक क्यूब तैयार। अब यहां पे हम बनाएंगे एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर जैसे मान लो ये हो गया जेड एक्सिस, मान लो, अरे ई का हो रहा है बे, हाँ ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो तीन एक्सिस बन गए। तो ये जो तीन एक्सिस बनी इनका नाम है y, इनका नाम है x और इनका नाम है z एक्सिस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। x y z एक्सिस भाई सभी के समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक काम करता हूं यार, मुझे है ना यहां पे y कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वहां से y हटा दे रहा हूं। नाम में चेंज कर देना, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, x y z, ठीक है। अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत में जो एक पार्टिकल है वो मान लो कहीं तो जा रहा था, कहीं तो जा रहा था, कोई भी पार्टिकल, क्या कलर का पार्टिकल हो यार, तो ये पार्टिकल कहीं तो जा रहा था विद स्पीड या वेलोसिटी v। तो इसकी वेलोसिटी के तीन टुकड़े बनेंगे ना भाई, इसकी वेलोसिटी के तीन टुकड़े बनेंगे। एक होगा vx, एक होगा vz और एक होगा vy, या वॉट एवर, जैसा भी आपने नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको नाम देना पड़ेगा। सो vy और यहां vz। तो तीन कंपोनेंट्स बनेंगे, समझ में आ रहा है बेटा क्या नहीं? ये बनेगा vz। अबे देखो ना, z इधर दिखाया है मैंने, x उधर दिखाया है, y उधर दिखाया है, तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। तो ये बंदा इस दीवार की तरफ बढ़ रहा है और x में इसकी स्पीड vx है। क्या है? vx स्पीड है। तो ये जो दीवार है, ये जो शेडेड वॉल है, याद रखिएगा ये शेडेड वॉल y और z में बनी हुई है। अब आप कहेंगे सर कैसे? ध्यान से देखो, ये y और z दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? y और z में बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भी y और z में ही है, पैरेलल है ना उसके, पैरेलल है ना उसके, तो y और z में ही है। तो y और z की दीवार, ये बंदा जैसे उसे टकराएगा ना, y और z की दीवार क्या करेगी? इसको ऐसे फेंक देगी। तो यानी कि इसका जो vx आगे जा रहा था वो vx अब पीछे आ जाएगा, समझ गए? तो vx जो आगे जा रहा था वो vx पीछे आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। बट एनीवे, मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा सोचिए मत, ये तो मैं बहुत एक्स्ट्रा बातें बीच बीच में बोल देता हूं। आपको भी बस खाली इसको है ना कैसे 4 मार्क्स लाना है वो आपको सोचना है। अभी आपका मकसद वो है। वन शॉट इंसान क्यों देखता है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए कि मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, बराबर है। अच्छा, एक ही पार्टिकल है क्या दुनिया में? नहीं, हजारों पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली पहले बंदे का मोमेंटम m इंटू वी एक्स वन आ जाएगा। अच्छा, सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, एक ही गैस लिए ना, कोई भी एक गैस लिए, तो मास m ही रहेगा, m1 मत लिख देना, सारे पार्टिकल का मास सेम है। px2 जो है आपका आ जाएगा mvx2 डॉट 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 n पार्टिकल्स अगर हैं, n पार्टिकल्स, तो ये हो जाएगा mvxn। हर पार्टिकल का मास सेम है बट वेलोसिटी सेम नहीं है, सब अपने अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। नाउ लिसन, जैसे ये पार्टिकल टकराएगा,
when first particle strikes the wall, change in its momentum is, उसके मोमेंटम का बदलाव कितना होगा, उसका मोमेंटम कितना बदलेगा। तो लिसन, इसका मोमेंटम जो बदलेगा इस पार्टिकल का, वो बदलेगा कैसे, डेल्टा पी एक्स वन विच इज फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। पहले पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम माइनस पहले पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बातें सभी, खोपड़ी में घुस रही हैं। तो अब लिसन, ये बंदा जब आगे गया ये मोमेंटम लेके, है ना, मतलब वीएक्स, समझ में आ रहा है, वीएक्स स्पीड लेके, तो पीछे आया माइनस वीएक्स लेके, पीछे आएगा माइनस वीएक्स लेके। तो आपके पास यहां पे हो जाएगा फाइनल में माइनस वीएक्स, और इनिशियली कितना था, प्लस वीएक्स। समझ गए? अरे बाबा, गया था तो प्लस वीएक्स था, आया है तो माइनस वीएक्स है। समझ गए? तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट माइनस टू एम वी एक्स वन, माइनस टू एम वी एक्स वन। अरे वो माइनस और वो भी माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। इतना बेसिक 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स हम सभी को आता है। सो लिसन, माइनस टू एम वी एक्स वन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल कितना हो जाएगा, प्लस टू एम वी एक्स वन। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अबे दीवार सामने खड़ी है, यहां पे दीवार खड़ी है, पार्टिकल था, पार्टिकल गया, टकराया, लौट के आया, तो माइनस टू एम वी एक्स वन ये उसका मोमेंटम है। जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है ये पार्टिकल का है, लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए, सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए। तो जैसे ये टकरा के वापस आया, ये तो हो गया माइनस टू एम वी एक्स वन, तो दीवार भी हिल जाएगी प्लस टू एम वी एक्स वन। दीवार कितनी हिलेगी, प्लस टू एम वी एक्स वन। हालांकि वो नजर नहीं आएगी क्योंकि दीवार इनफाइनाइटली हैवी है, इनफाइनाइटली हैवी। इस मॉलिक्यूल के सामने जो दीवार है इनफाइनाइटली हैवी, तो हिलते हुए दिखेगी नहीं, लेकिन दीवार हिल गई है। कितना मोमेंटम मिला है दीवार को, प्लस टू एम वी एक्स वन, पहले पार्टिकल की वजह से। आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस रही। सो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ है माइनस टू एम वी एक्स वन, दीवार का मोमेंटम चेंज हुआ है प्लस टू एम वी एक्स वन। अब फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है वो होता है डेल्टा पी बाई टाइम इंटरवल। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये आप लोग 11वीं क्लास के चौथे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन में पहले पार्टिकल की वजह से फोर्स देखना चाहूं तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल अपॉन टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन लिसन, ये फोर्स इस बंदे ने दीवार को दिया और खुद भी उसको मिला, तो ये जो फोर्स इसको खुद मिला टकरा के, उतना ही फोर्स दीवार को भी मिला है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ वॉल इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। अरे फोर्स जो पहले पार्टिकल ने दीवार पे धक्का मार के दिया, ये फोर्स जो पहले पार्टिकल को धक्का खा के मिला, तो सेम रहेगा ना। अरे एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो वॉल के पास भी इतना ही। तो अब मैं वॉल का ही देख रहा हूं, मुझे वॉल से मतलब है क्योंकि प्रेशर ऑन द वॉल देखना है, प्रेशर ऑन द कंटेनर देखना है ड्यू टू गैस, गैस की वजह से। सो पहले पार्टिकल की वजह से एफ मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इतना है, क्योंकि वॉल का मोमेंटम इतना चेंज हुआ, वॉल का मोमेंटम इतना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब ये जो फोर्स है
ये जो फोर्स है, लिसन वेरी केयरफुली, इसमें जो टाइम इस्तेमाल किया, टाइम इंटरवल, ये टाइम कौन सा टाइम होगा? यही फोर्स दीवार को बार बार मिलने वाला है, लेकिन कितनी देर के बाद मिलने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। दीवार यहां खड़ी है, पार्टिकल आया, टकराया, चला गया, तो पहली बार तो फोर्स मिल गया, टकराया तो फोर्स मिल गया, लेकिन अब पार्टिकल गया, कभी ना कभी तो लौटेगा इस दीवार पे, कभी ना कभी तो लौटेगा। तो असलियत में अगर मैं उसकी एक्स की स्पीड देखूं तो ऐसे गया था, टकरा के ऐसे गया, फिर टकरा के ऐसे आएगा। अरे अरे मतलब वो चले कैसा भी, आई जस्ट डोंट केयर, उसका मैं खाली एक्स कंपोनेंट देख रहा हूं। इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, वो अंदर एनर्जी लूज करने वाला नहीं है, सब कुछ आइडियल सिचुएशन है। तो तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, खाली क्या सोचना है बच्चा, कि ये बंदा एक बार टकरा के गया था ना, तो फिर से वापस आने वाला है। कब वापस आएगा? देखो यहां पे टकराया, अब घड़ी शुरू करो, वेट करो, उसका टाइम इंटरवल देखो। तो यहां से गया 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 गया, कंटेनर की लंबाई L ट्रेवल किया, फिर से कंटेनर की लंबाई L ट्रेवल किया, और फिर दीवार को टकराया। अरे उस दीवार को टकराने दो, बाहर में जाने दो, मुझे इस दीवार से मतलब है। टकरा के गया था, फिर टकरा के आया, 2L/v, v मतलब उसकी स्पीड, वापस है 2L, मतलब गया आया, 2L/v, 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 समझ में आ रहा है? तो टकराता रहेगा हर 2L/v टाइम, मतलब 2L/v टाइम पर। सो यहां पे आ जाएगा, बट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 2L/v, v स्पीड है। सो देयरफॉर, अच्छा अब ये किसकी स्पीड है? पहले बंदे की स्पीड है ना, तो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। अब मैं सुनो, ये बार बार वॉल 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 लिखते जाऊंगा ना तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। सो आई जस्ट इग्नोर दिस, मतलब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, खाली Fx1 लिख रहा हूं, वो सेम चीज है यार। तो वॉल पे इतना फोर्स पड़ रहा है, विच इज 2m Vx1 बाई टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट पार्टिकल की। तो ये 2 कैंसल हो गया, तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल ऑन द वॉल इज mVx1 का स्क्वायर डिवाइड बाय L। समझ गए? mVx1 ऊपर जाएगा तो Vx1 का स्क्वायर अपॉन L, बस। तो फोर्स ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स इन एक्स डायरेक्शन इज Fx1, Fx2 डॉट 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 Fxn। n पार्टिकल्स है ना भाई, तो n पार्टिकल्स की वजह से इतना फोर्स होगा। सो टोटल फोर्स इज नथिंग बट, सब पार्टिकल का m बाहर निकाल लो, लंबाई L भी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर छूट जाएगा Vx1 का स्क्वायर, Vx2 का स्क्वायर डॉट 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 Vxn का स्क्वायर। परफेक्ट, समझे? ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आ गया। अच्छा, अब जो प्रेशर है एक्स डायरेक्शन में वो कितना होगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप ध्यान से देखें, सो लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है, ऊंचाई भी L है, तो इस दीवार का एरिया भी L इंटू L, L स्क्वायर हो जाएगा, जिसपे टकराने वाला है। सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो इट इज Fx अपॉन L स्क्वायर। अब देखो Fx तो ऑलरेडी ये था, उसमें नीचे L स्क्वायर भी आ गया, तो ये L क्यूब बन जाएगा। सो देयरफॉर प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट m बाई L क्यूब Vx1 का स्क्वायर, ओ सॉरी, Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर। अरे सभी के खोपड़े में मेरी बातें घुस रही है बेटा, सब लोग समझ पा रहे हैं बच्चा? सो इस तरीके से हुआ। आर यू गाइस गेटिंग दिस? तो ये एक्स डायरेक्शन में प्रेशर आया है इतना। अब वाई डायरेक्शन में प्रेशर कितना होगा? एज देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, hence number of collisions in all directions will be almost same.
एग्जैक्टली सेम कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक आध पार्टिकल ऊपर नीचे तो रहेगा ही ना। अरे जितने पार्टिकल एक्स वॉल से, मतलब इस वाली वॉल से टकरा रहे हैं, उतने ही इस वाली वॉल से टकराएंगे, उतने उससे टकराएंगे, ठीक है ठीक है, लेकिन फिर भी एक आध ऊपर नीचे होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ऑलमोस्ट सेम। सो देयरफॉर पी एक्स, पी वाई, पी जेड सब सेम है। अरे हाँ क्या ना कल के पुतलो। अच्छा लिसन, तो एवरेज प्रेशर कैसे निकालेंगे? देयरफॉर एवरेज प्रेशर ऑन एनी वॉल, ऑन एनी वॉल ऑफ कंटेनर is P equals to Px plus Py plus Pz डिवाइड बाई 3, बराबर है Px, Py, Pz डिवाइड बाई 3। सो देयरफॉर एवरेज प्रेशर आ जाएगा हमारा m/3l³। इसके अंदर बंद है Vx1 का स्क्वायर, Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर। इसके अंदर बंद होगा Vy1 का स्क्वायर, Vy2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vyn का स्क्वायर, प्लस इसके अंदर बंद होगा Vz1 का स्क्वायर, Vz2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vzn का स्क्वायर। इस तरीके से समझे कि नहीं समझे भाई? अब ये L³ की शक्ल वॉल्यूम से नहीं मैच कर रही है। अरे वॉल्यूम ही हुआ ना रे बाबा, L³ मीन्स व्हाट? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। सो देयरफॉर, अरे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यार, सो m/3v। यहां पर मैं चीजों को सेग्रीगेट करूंगा, मतलब सिमिलर ग्रुप्स में अरेंज करूंगा। तो Vx1, Vy1 और Vz1 को साथ में लूंगा। सो Vx1 का स्क्वायर, Vy1 का स्क्वायर, Vz1 का स्क्वायर साथ में प्लस Vx2 का स्क्वायर, Vy2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vz2 का स्क्वायर। ये क्या कर रहा हूं मैं? डॉट डॉट काय कर रहा हूं? अबे क्या पगला गया हूं क्या मैं? Vz2 का स्क्वायर प्लस अब डॉट 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 प्लस आखिरी वाला कौन है भाई? Vxn का स्क्वायर, Vyn का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vzn का स्क्वायर। ये लग रहा है पानी पी के दिमाग ठंडा करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? अरे भैया जब हमका गर्मी लगने लगत है तो हमारा दिमाग, हमारी खोपड़िया काम करत नहीं। हमका गर्मी लग रही है, पहना भी तो हम गरम कपड़ा हूं, साटिन का कपड़ा, ससुरा का किया जाए। और बंबई में ठंडी पड़त नहीं है। अरे जो हमारी मुंबई है, आमची मुंबई, इसमें ठंडी ना के बराबर पड़ती है, क्योंकि हमारे बाजू में समुंदर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ना बहुत जल्दी गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर इतने ज्यादा नहीं होते हैं यहाँ पे। तो मुंबई की ठंडी में भी गर्मी का एहसास होता है। चलिए भैया, अब हुआ दिमाग शांत, अब चलेगी हमारी बुद्धि। ओके, तो भैया पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, डॉट डॉट डॉट, फाइनल पार्टिकल, मतलब सारा पार्टिकल जितने भी हैं वो। अब अगर ईमानदारी से देखो तो ये पहले पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी है। अरे v1 है ना, वो v2 है और ये vn है। सो देयरफॉर p इक्वल्स टू m/3v, यहां आ जाएगा v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अब रूट मीन स्क्वायर, वी नो दैट, भले पता नहीं है लिखना पड़ता है, वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n। अरे हाँ क्या ना? तो लिसन,
जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अगर मैं उसका स्क्वायर ही कर डालूं तो फिर वो रूट मीन नहीं कहलाएगी, सिर्फ मीन स्क्वायर कहलाएगी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं तो वो मीन स्क्वायर कहलाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अबे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, मीन स्क्वायर, समझ गए? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हो जाएगा राइट साइड पे कितना? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। सो देयरफॉर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर बन जाएगा n इंटू v मीन स्क्वायर, n इंटू वी मीन स्क्वायर। समझे क्या नहीं समझे? n इंटू वी मीन स्क्वायर हो जाएगा। अबे इसकी वैल्यू n इंटू वी मीन स्क्वायर हो जाएगा और यही लेके मैं वहां डाल दूंगा, देखो ध्यान से। तो अब मुझे मिल जाएगा देयरफॉर प्रेशर, अरे 4 मार्क्स का डेरिवेशन है, सबर कर लो यार, सॉरी, m3v n मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा मास अपॉन 3v v स्क्वायर, मास ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है? सो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल के मास को सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी की पूरी गैस का मास आ जाएगा। समझे क्या नहीं समझे भाई? नाउ मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। सो गैस की डेंसिटी आ जाएगी। सो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 1/3 डेंसिटी V स्क्वायर। अबे बोलो तो सही, कौन बोलेगा हमको? ससुरा रूम ही खाली है। बहुत दुर्भाग्यवश, मतलब दुर्भाग्यवती हूं मैं, पता नहीं क्या, दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि स्टूडेंट ही नहीं है क्लास में, पढ़ाई जा रहा हूं। एनीवे, तो ध्यान से देखिए, स्टूडेंट रहते तो मजा आता है। जितना मैं यूट्यूब पे आपको नजर आता हूं उससे 10 गुना 20 गुना मैं लाइव क्लास में समझाता हूं। उसका रीजन है कि जब बच्चा सामने बैठा ही ना हो तो आदमी बोल बोल के कितना बोलेगा, लेकिन जब बच्चे सामने होते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, उनके चेहरे नजर आते हैं, उनके चेहरे पे, किसी के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि उसे सब समझ में आ रहा है, किसी के चेहरे पे, किसी के माथे पे शिकन होती है, चिंता होती है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे बच्चों को मिला जुला के फिर हम एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स और दिए जाते हैं कि भाई सभी को समझ में आ जाए। तो बहुत डिटेल में चले जाते हैं हम लोग, वहां पे डिस्कस करते करते, और ऊपर से हर क्लास में एक ना एक आप जैसा स्मार्ट बच्चा होता है जो कि ऐसे क्वेश्चंस लाता है, इतने जबरदस्त क्वेश्चंस लाता है कि हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। फिर हम अपनी पूरी जिंदगी भर की जो नॉलेज हमने जो जमा की थी, इतने साल का एक्सपीरियंस जो था, वो सब पूरा निचोड़ के उसे समझाने में लग जाते हैं, और वहां पर जो डिस्कशन है, मजा आ जाता है। असली मजा ऑफलाइन में ही है, लेकिन यह है कि ऑनलाइन जो है उसमें ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर एक कोई भी टीचर, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हर जगह पे पढ़े हैं, तो कोई भी टीचर कुछ बच्चों तक सीमित रह जाता है जब ऑफलाइन बात होती है, तो कुछ लोगों को इसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऑनलाइन जाने से एक टीचर की नॉलेज सारे स्टूडेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो भाई इसी बात पे चलो शेयर वेयर कर दो यार वीडियो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो भैया हो गया, आगे क्या बढ़ते हैं, खत्म हो गया। 4 मार्क्स मिल गया यहीं पे तुम्हें। ई का हो रहा है बे ससुरा। तो 4 मार्क्स की डेरिवेशन है भाई, याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है, एग्जामिनर लोग की फेवरेट डेरिवेशन है।
KTG में से। सो बेसिकली कुछ करना नहीं है, खाली क्या है बे बचकाना। रुको रुको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा दूं, 2 मिनट के अंदर। ये देखो फटाक से रिवाइज कर देते हैं। अरे और डेरिवेशंस है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है, इसी को देख लो ध्यान से। सो लिसन वेरी केयरफुली, फटाक से रिवाइज कर रहा हूं भाई। ये लो, ये बना दिया ग्राफ x y z, ये लो भाई, ये बना दिया, ये लो बना दिया भाई क्यूब, ठीक है। अरे जैसा भी बनाया चलो यार, अभी समझ लो, फटाक से रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। ये दीवार बना दी थोड़ी सी घनी हुई ऐसे, मतलब शेडेड, यहाँ से मॉलिक्यूल एक आधा दिखा दिया। और सुनो, ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, खाली VX दिखा दो बस, या फिर V दिखा दो, V बोल दो उसको। एनीवे, अब क्या करना है, सुनो सुनो, शुरुआत से करना है। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ऐसी मोमेंटम ऑफ सेकेंड, मोमेंटम ऑफ थर्ड करते करते n बोल दो, n लास्ट वाला है ना। सो mvx n। अच्छा, अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम को डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली कुछ सोचने का नहीं। ये जितना भी है ना माइनस लगा के 2mvx1। क्यों? अरे क्योंकि जाने का मोमेंटम mvx, आने का मोमेंटम माइनस mvx, तो चेंज इन मोमेंटम -2mvx। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हो गया। वैसे सेम टू सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल लिख देने का, तो वॉल जो है वो प्लस हो जाएगा, +2mvx। तो वॉल के ऊपर जो फोर्स है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, इट विल बी 2mvx1 डिवाइड बाई टाइम। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 2mvx1 अपॉन 2l बाई v, और वो भी फर्स्ट पार्टिकल का ही है, तो 2 कैंसिल हो गया, vx1 ऊपर चला गया। तो फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो फोर्स आया वो कितना हो गया बच्चा, इट विल बी mvx1 का स्क्वायर डिवाइड बाई l। अरे कळलं का रे सगळ्यांना, कळलं की नहीं? mvx1 स्क्वायर बाई l, सारे पार्टिकल्स की वजह से। सारे पार्टिकल्स मिला लो तो fx1 fx2 सब मिला लो, ठीक है, प्लस डॉट 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 जो भी है, जितने भी है सब मिला लो। सबको मिला के फाइनल फोर्स जो आने वाला है वो आएगा m/l, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर एंड डॉट 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 vxn का स्क्वायर। समझ गए? ये आ गया x डायरेक्शन में फोर्स। अब x डायरेक्शन में प्रेशर निकाल लो ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स, ऑल। So pressure due to all particles will be force due to all particles divided by area. Area is length square. So यहाँ पे हो जाएगा आपका m/l क्यूब, और अंदर आ जाएगा आपका vx1 का स्क्वायर, फिर vy1 का स्क्वायर। तीनों डायरेक्शन मिला रहे हैं ना, तीनों डायरेक्शन मिला नहीं रहे, सॉरी। अभी क्या मिला रहे हैं, अभी तो खाली इतना ही रख रहे हैं, vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट vxn का स्क्वायर। खत्म। अब क्या करना है, ये px हो गया। अब आप बोलेंगे एवरेज प्रेशर px py pz/3, ठीक है। सो m/3l क्यूब, m/3l क्यूब। अरे भैया एवरेज का ये 3 इधर आएगा ना, बाकी ये सब लोग आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा vx1 का स्क्वायर, vy1 का स्क्वायर और vz1 का स्क्वायर बराबर है। ये क्या है बे, ये गंदगी कहां से लगी इस पे? हो जाती मिस्टेक, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सैनोरिटा। ओके, फिर उसके बाद प्लस vx2 का स्क्वायर, vy2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 नहीं रहे, प्लस vz2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सही है, vxn का स्क्वायर, vyn का स्क्वायर प्लस vzn का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? ये हो गया। तो अब क्या बन गया प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट m/3v। यहां पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर डॉट डॉट vn का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए? सो ये आपका खाली कितना हो गया था, m/3v। यहां पे जो था ना vx1 vx2 vx का स्क्वायर, यहाँ पे चुपचाप कुछ सोचने का नहीं, चुपचाप खाली लिख देने का n v मीन स्क्वायर, बस खत्म। फिर अगले स्टेप में लिख देने का 1/3 m/v v मीन स्क्वायर, ठीक है। फिर अगले स्टेप में लिख देने का 1/3 रो v मीन स्क्वायर। ओवर, झाला, संपला। अरे कळलं का रे बाबा, कळलं ना सगळ्यांना? तो ये भाई रिवीजन, 4 मार्क्स का रिवीजन भी कंप्लीट। समझ में आई बातें? अब यहां से फिर चीजें, जिंदगी जो है बड़ी आसान सी हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट? या नहीं समझ में आया? समझ में आया ना?
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। कम ऑन। तो ये तो भाई हमारा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस तो आ गया था। इन लोगों ने भी वो सारी बातें बताई जो मैंने कही हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा अभी डीप है। वो सब डीप चीज़ें क्या है ना कि नॉर्मली यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं बता सकते, बिकॉज बहुत बहुत डीप में जब जाते हैं ना तो बच्चे है ना अटेंड करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। लास्ट ईयर भी मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा कि बच्चे बैठते ही नहीं, देख रहा हूँ तो शुरू में ज्वाइन होते हैं 500 लोग, 200 लोग, 400 लोग, लास्ट में बचते हैं 10 लोग। अरे कैसे चलेगा? बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है टीचर। ये देखिए वही हमारे ऐसा आंसर आ गया, राइट। इधर ही अरे बाबा फाइनल आंसर इसका लिखा भी है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं। किधर डेंसिटी वाला आंसर किधर? काय रे बाबा कुठे आहे रे? ये देखो 12/Vx दिख रहा है ना? अच्छे से लिखा नहीं डेंसिटी वाला आंसर, इसको लिखना चाहिए था। बट एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उन लोग ने mn पे लाके छोड़ दिया है ना। ओके ओके। अच्छा लिसन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो रहती है वो, अगर मैं अभी देखूं ध्यान से, ये क्या लिखा है मैं खाली वो बता दे रहा हूं शॉर्ट में। देखो ध्यान से, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो क्या रहती है? तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो भी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसका रूट अगर मैं ले लूं डिवाइड बाय n करके, ध्यान से देखो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर मैं रूट ले लूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय n करूं, रूट करूं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनेगी ना। एक सेकंड आई एम कमिटिंग अ मिस्टेक, वेट। हो जाता है छोटे मोटे शहरों में, सॉरी बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें हो जाती है। तो डायलॉग भी उल्टा बोल रहा हूं। अरे ये क्या हो रहा है बे ससुरा? ओके, सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, इधर गया रे बाबा। हाँ अपन यहां वाले से शुरू करते हैं, ठीक है? यहां वाले से, इसको भूल जाओ, ये वाले को देखो, ये वाले को देखो, ये वाले को, ये भी एक फॉर्मूला है ना, ये भी एक फॉर्मूला है। चलो इसको मार्क कर देते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 3pv/m, ठीक है? सो 3pv/m बराबर है, हाँ क्या ना बच्चा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3pv/m। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3nRT/m। क्यों लिख सकता हूं? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो देयरफॉर n अपॉन m इज 1/m0, है ना, मॉलिक्यूलर मास। सो n अपॉन m को हटा के मैं 1/m0 लिख दूंगा। सो देयरफॉर v स्क्वायर मीन इज नथिंग बट 3RT/m0। तो ये हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो देयरफॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी नथिंग बट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VRMS, जो कि हो जाएगा √3RT/m0। समझ गए? या फिर ये भी याद रखिए, ये भी फॉर्मूला काम आता है, √3 क्या हो रहेगा, nRT/m, या फिर √3pv/m। ये तीनों चीजें याद रखिए, बहुत काम आएंगी, ठीक है? बहुत काम आएंगी। तो चलिए इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं, बिकॉज इट्स डैम इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? राइट चलो
तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है वो भी देख लिया। अब देखें टेक्स्ट बुक में और क्या करिश्मा है। तो देखो VRMS अंडर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/m0 सब दिया हुआ है। ओके, ये साउंड राउंड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिलहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। साउंड चैप्टर पढ़ा था ना आप लोग ने, अरे कब पढ़ा था, 11वीं में, उसके बारे में कुछ जानकारी है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा दूसरी चीजों को एनालाइज करते हैं। हाँ, यहां पे ये देखो, ये इंटरेस्टिंग बात आ रही है यहां पे भी। ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पे बाद में जाएंगे, पहले यहां पे देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ, मतलब इन द काइनेटिक थियरी। सो काइनेटिक थियरी में इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि काइनेटिक थियरी का टेम्परेचर और वेलोसिटी का क्या रिश्ता है। लिसन, आपने कभी सोचा है कि जब एसी चालू करते ही अगर आप पंखा भी चालू कर दें तो एसी रूम को ठंडा करने में ज्यादा टाइम लगाता है। एसी जब चल रहा हो उस वक्त पंखा नहीं चलाना चाहिए। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही पंखा चालू होता है तो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। ऐसा क्यों, वो यहां पे अभी आपको देखने मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको मैं रीअरेंज करता हूं चीजों का, वापस से ध्यान दीजिए। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, रिलेशन बिटवीन VRMS एंड टेम्परेचर। तो इनके बीच का रिश्ता हमें पता करना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आखिर टेम्परेचर से क्या रिश्ता है। सो लिसन वेरी केयरफुली। हमने देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था प्रेशर का, वो आया था, क्या आया था, 1/3 है ना, 1/3 m/v और v मीन स्क्वायर, यही आया था। तो ये बन जाएगा आपका 3PV इज इक्वल्स टू m मीन, मतलब v मीन स्क्वायर, v मीन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, दोनों बाजू डिवाइड बाय 2, सो ये जो चीज है काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ गैस is how much? Ke equals to, Ke gas equals to half mv mean square इक्वल्स टू 3/2 PV। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ और करना है। मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बातें करना चाहता हूं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि 3PV जो यहां पे लिखा हुआ था 3PV/2, राइट साइड में मेरे पास है हाफ mnv मीन स्क्वायर। करेक्ट है? अरे सही है कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल करेक्ट है। सो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये n को मैं इधर लेके आ जाऊं। सो 3PV/2n इज हाफ mv मीन स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं कि एक अकेले पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल इज हाउ मच? 3PV/2n। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बट PV इक्वल्स टू nRT रहता है। सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट 3nRT/2n। करेक्ट है? और n/n करेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा।
सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट 3/2 एवोगैड्रोस नंबर, है ना, n/n करेंगे, अरे सॉरी नीचे आएगा, एवोगैड्रो नंबर कहां आएगा, नीचे आएगा। सो RT बाई एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा। अरे हाँ के ना रे बाबा, एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा ना। एक सेकेंड, n क्या होता है, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो n अपॉन n क्या होगा, 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होगा ना भाई। ठीक है, समझ में आया बेटा, तो ऐसा रहता है। सो नाउ लिसन, ये आ गया आपका 3RT/2NA। अब जो एवोगैड्रोस नंबर है उसे हमें कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो R की खुद की वैल्यू क्या होती है, लिसन, हमें मालूम है, वी नो दैट R इज NaKB। सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट हाउ मच, 3/2, देखो कितना है 3/2, R की जगह पे आ जाएगा NaKB T अपॉन Na कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल विल बिकम 3/2 kBT। ठीक है, सो ये रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल का जो है काइनेटिक एनर्जी इतना रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब यहां पर मैं इसको वापस से अच्छे से लिखता हूं, हाफ mv मीन स्क्वायर इज 3/2 kBT। तो v मीन स्क्वायर इज नथिंग बट, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। v मीन स्क्वायर इज नथिंग बट 3, मतलब जो ये है अपना 2 कैंसिल, kb बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल विच इज फिक्स्ड बराबर, और यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा t। ये तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं, दीज आर कांस्टेंट्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब मैं रूट ले लेता हूं, सो देयरफॉर रूट ऑफ v मीन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, व्हिच मींस VRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, दैट्स इट। यही तो हमें पता करना था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रूट ऑफ टेम्परेचर पे। सो टेम्परेचर के रूट पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए जैसे ये पंखा चालू करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी ठंडे थे वो घूमना स्टार्ट होते हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, उनकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उनका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। बस यही हमको जानना था। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द VRMS एंड T। ठीक है, आपको ये ऐसा लग रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा है, इतना भी नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बीच में बताई ना, इसलिए लंबा लग रहा है। इसको 1 मिनट में रिवाइज कर दूं क्या, चलो 1 मिनट में रिवीजन कर देते हैं इसका। सो रिवीजन फटाक से देखिएगा बेटा, रिवीजन देखो जल्दी फटाफट। हमारे पास है क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn, और यहाँ पे क्या था आपका, नीचे v था और यहाँ पे था v मीन का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पे हम कर देंगे p इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 3 को इधर ले आएंगे, v को भी इधर ले आएंगे, यहाँ पे बचेगा mn, अच्छा n को भी नीचे ले आएंगे, सो n को भी नीचे ले आएंगे, यहाँ पे बचेगा m v मीन का स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ कर देंगे, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3/2, हाउ मच, 3/2 PV/N बन जाएगा। अब PV की जगह पे खाली क्या लिख देंगे, PV की जगह पे लिख देंगे हम लोग nRT, और यहाँ पे नीचे n। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/2 RT/NA, और R अपॉन NA कुछ और नहीं होता है बल्कि KB होता है, तो ये बन जाएगा 3/2 kBT। अब काइनेटिक एनर्जी को फिर से अपने असली रूप में लिखेंगे, mv मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT। ठीक है, और n भी है कुछ, नहीं खत्म हो गया, इतना ही है। तो v मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 kB/m, और यहाँ पे आ जाएगा t। अब आप क्या कर देंगे, VRMS जैसे ही करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 kB/m आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ t आ जाएगा, और बल्कि ये चीज कुछ और नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, तो VRMS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा रूट ऑफ t, दैट्स इट।
इसके बाद ये कैसा है, रूट लेने के बाद, तो रूट लेफ्ट में लिया, रूट राइट में लिया, और रूट जब ले लेते हैं तो वो बन जाता है वी रूट मीन स्क्वायर। समझ गए? तो इट्स डैम इजी, कम ऑन। सो ये रिवीजन था, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। अरे ई का हो रहा है ससुरा, हे ई का हुआ रे, ई का ससुरा रे बाबा, कह रहे स्लाइड, ये स्लाइड तो उड़ानी पड़ेगी, अब खाली स्लाइड है। और ये जो खाली स्लाइड है, ससुरा कुछ गलत तो नहीं उड़ गया, गलत सलत? चलो एनीवे जो भी है भाड़ में जाए, अपना क्या रिवीजन विजन सब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो याद रखिए कि भाई एक मॉलिक्यूल के पास 3/2 kBd रहता है, इतना याद रखिए। अब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का जो थ्योरम है ये क्या कहता है आखिर, उसको ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बेटा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये खाली क्या बोलता है मालूम है कि हाफ KBT और हाफ KBT, ऐसा टोटल मिला के 3/2 kBd है ना, ये 3 डायरेक्शंस में जो है बढ़ जाता है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, बस। तो ये हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब तीनों डायरेक्शन में एनर्जी आधी आधी रहती है, मतलब ऐसा हाफ KBD हाफ KBD हाफ KBD, ये देख लो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। काइनेटिक एनर्जी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, हाफ हाफ हाफ। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस इतना ही, और क्या है। तो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ठीक है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तीनों पार्ट में हाफ हाफ KBT बढ़ जाता है। देखो ना, हाफ mv स्क्वायर हाफ KBT, हाफ mvy स्क्वायर हाफ KBT, हाफ mvz स्क्वायर हाफ KBT। सो तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी सेम है, यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब आगे जा रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये चीज बच्चों को समझ में आती नहीं है, लेकिन बहुत ही बचकानी है, अभी समझा दूंगा, डोंट वरी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सुनिए सुनिए। अगर मान लो कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे पास है, अकेला, मोनो एटॉमिक गैस। सो अकेला मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, उसको मैंने अगर XYZ एक्सिस में रख दिया, XYZ में मान लो उसको रख दिया, ये बंदा XYZ में कहीं भी जा सकता है बराबर। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशन चलना, सीधा चलना, ट्रांसलेशन या तो इधर या तो इधर या तो इधर, तो ट्रांसलेशनल। सो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 0 रोटेशनल प्लस 0 वाइब्रेशनल। अब आप बोले हैं ई का हुआ रे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? सिर्फ 3 ट्रांसलेशन। अब आप बोलेंगे सर ट्रांसलेशन है, रोटेशन काहे नहीं है भैया, रोटेशन काहे नहीं है? एक बात सुनो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यहां पे, ओके, एक सेकंड मैं जरा आता हूं जस्ट। तो चलिए भैया हम लौट आए। हमारे माता जी जो हैं बीच बीच में कि भैया ये खा लो वो खा लो, क्या करें, माँ का प्यार है, तो थोड़ा सा भाई कुछ खिला दिया। मैं तो देख रही होंगे ना कि भाई मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा, मेहनत करने का खाने का मजा भी अलग है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहता है। अरे बच्चा, पहला चैप्टर रोटेशनल मोशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मालूम है ना आपको बेटा? सो आई का जो फॉर्मूला है वो, अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर के लिए देखूं, सॉलिड स्फीयर, तो वो होता है 2/5 mr स्क्वायर, बराबर है। अब अकल से सोचो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। चलो मॉलिक्यूल के पास मास तो है, लेकिन ये कौन सी थ्योरी चल रही है? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक मॉलिक्यूल का साइज क्या है? मॉलिक्यूल मतलब एटम, जो एटम है ना, एटम,
उनका साइज क्या है? जीरो है। जब एटम का साइज जीरो है तो बेसिकली इस बंदे का रेडियस कितना है? जीरो है। जब रेडियस जीरो है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, तो यानी कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सो रोटेशन करते वक्त जब कोई एनर्जी है ही नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूं कि उसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है? बिल्कुल भी नहीं कहना है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सीधा सीधा चलेगा चलेगा, यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा, तो ट्रांसलेशनल लीनियर सीधी काइनेटिक एनर्जी तो है, गोल घूमने वाली नहीं है। गोल घूमने वाली तो तब होती है जब इसका कोई साइज होता। इसका साइज जीरो है, इस बंदे का, अकेले बंदे का साइज जीरो है। लेकिन अगर दो बंदे जुड़ जाएं और थोड़ा दूर दूर रहें तो फिर घूमेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। बस इतनी बात याद रख लो, नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो, इतनी बात। अच्छा, ये बंदा वाइब्रेट भी नहीं हो सकता, हिल भी नहीं सकता। क्यों? अरे क्योंकि हिलने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए ना, तभी तो हिलेगा। अबे कैसे हिलेगा? वरना हिलेगा कैसे? कहां हिलेगा? कैसे हिलता रहेगा? पागल है क्या? अरे समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? सो 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल, 0 वाइब्रेशनल, इतने फ्रीडम इसके पास हैं। अब हमसे कहा गया था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केवीटी रहता है, याद रखना। देखो जैसे यहां पे हम लोग ने साबित किया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट, नोट एवरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स, लिख देता हूं कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी। ठीक है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केवीटी है। एवरी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी। एवरी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ प्लस हाफ केबीटी, मतलब 1 केबीटी। अब आप बोलेंगे ट्रांसलेशन में हाफ, रोटेशन में हाफ, तो फिर वाइब्रेशन में 1 क्यों? हाफ प्लस हाफ क्यों? तो सुनो, जब भी वाइब्रेशन होता है तो एक ही टाइप की एनर्जी नहीं होती है, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, 2 एनर्जी रहती है। तो इसलिए हाफ और हाफ। तो हर तरीके का जो एनर्जी है वो हमें हाफ केवीटी दे रही है। बट एनीवे सुनो, ये सब डिटेल में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, ये है वो, दुनिया भर के जो रीजंस हैं भैया, डिटेल लेक्चर में मैं कभी ना कभी बनाऊंगा, उसमें देख लेना। अभी फिलहाल याद कर लो यार, ये 1 शॉट है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुस सकता बताने के लिए। तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन याद रखो, ट्रांसलेशन का हाफ रहेगा, रोटेशन का हाफ और वाइब्रेशन का 1। तो ट्रांसलेशन का हाफ है तो 3 इंटू हाफ केवीटी प्लस 0 सो ये आ जाएगा 3/2 केवीटी। तो एक मॉलिक्यूल जो कि मोनोएटॉमिक है उसके पास सिर्फ 3/2 केवीटी इतनी एनर्जी होती है। समझ में आया? कळलं का सगळ्यांना? अब लिसन, ये एक मॉलिक्यूल का है। सो फॉर Na molecules, that is 1 mole of molecules, that is 1 mole of gas, टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक ही है, ऑफ कोर्स काइनेटिक ही एनर्जी है, बट टोटल एनर्जी विल बी 3/2 Na kBT। अबे 3/2 kBT एक बंदे का है, लेकिन एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर रहे, 1 मोल मॉलिक्यूल रहे तो कितना रहेगा? 3/2 Na kBT, यानी कि एनर्जी रहेगी 3/2 RT, जिसे हम इंटरनल एनर्जी U भी कहते हैं, U इंटरनल एनर्जी U 3/2 RT। ये हो गया किसका? मोनोएटॉमिक गैस का। मोनोएटॉमिक गैस लिखा हुआ, इधर ही लिखा हुआ है। सो मोनोएटॉमिक गैस समझ में आ रहा है? Now, for 1 mole specific heat, molar specific heat capacity is given as CV। अच्छा,
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज U by T. So therefore CV की वैल्यू आ गई 3/2 R, क्योंकि U था 3/2 RT अपॉन T. So 3/2 R. From Mayer's relation, CP is CV plus R. So therefore CP आ गया आपके पास 5/2 R. अरे बेटा CV में डालो 3/2 R प्लस एक R ऐड कर दो, LCM निकाल लो 5/2 R. रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट्स गैमा इज CP/CV. सो गैमा की वैल्यू हो गई 5/2 R अपॉन 3/2 R. 2 कैंसल, R कैंसल. सो गैमा इज 5/3 विच इज 1.67. समझ गए? तो गैमा आ गया इसका. बस यहीं तक आना था. ये तो था मोनो एटॉमिक. अब आते हैं डायटॉमिक. लिसन वेरी केयरफुली. अब हम लोग कहां पे आ रहे हैं बेटा? डायटॉमिक. अरे तुम लोग सबर करके लास्ट तक देखते जाओ मेरे भाई. सो डायटॉमिक, डायटॉमिक गैस. अब डायटॉमिक में देखो क्या कहानी है. डायटॉमिक गैस को मैंने यहां पे रख दिया शराफत से, ठीक है, यहां रख दिया. अब ये बंदे का साइज है यहां, तो ये बंदे का R0 नहीं है, मतलब इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है. रोटेशनल, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर काउंट करने को गए ना ईमानदारी से, तो यहां पर आ जाएगा 3 ट्रांसलेशन तो हर एक के पास है दुनिया में. अरे भैया चलने की आजादी XYZ में हर एक के पास है. 3 ट्रांसलेशन. रोटेशन की आजादी इसको कितनी है? सुनो, ये है डायटॉमिक मॉलिक्यूल. ध्यान से सुनना, ये बहुत हार्ड है. सबसे हार्ड पार्ट यही है. सबसे हार्ड पार्ट यही है. इसको ध्यान से देखो. ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है. अगर मैंने इसको Z एक्सिस के अबाउट घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा. मतलब ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करना है. Z एक्सिस के अबाउट घुमाया तो. अब Y एक्सिस देखो मेरा ऐसा है. अबे ये टेढ़ा नहीं है बे, सॉरी ये Z एक्सिस है बराबर, और X एक्सिस ये है. ये टेढ़ा नहीं है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है. अरे बाहर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है. तो इसके अबाउट घुमाया, X एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं है. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काउंट करना है. लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल कहां रखा हुआ है? Y एक्सिस पर रखा हुआ है. तो अगर मैंने Y एक्सिस के अबाउट इसे घुमाया, Y एक्सिस के अबाउट, तो लिसन, Y एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना इस मॉलिक्यूल का. Y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? इसका 0 है. अरे जो भी दोनों एटम्स हैं, दोनों के दोनों एटम्स Y एक्सिस पे ही बैठे हुए हैं, उनका कोई भी डिस्टेंस नहीं है एक्सिस से. तो जब कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है. तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं करना है. तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ये सबसे हार्ड पार्ट है भाई. अगर ये समझ गए तो बस दुनिया जीत ली तुमने. तो 2 रोटेशन है. अबे इसे तुम ऐसा घुमाओगे चलेगा Z एक्सिस के अबाउट, या तुम इसे पूरा ऐसा सर्कल घुमाओगे X एक्सिस के अबाउट तो भी चलेगा. लेकिन तुम अगर इसे रोटेट करना चाहो ऐसे, तो 0 आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I मतलब R की वैल्यू जरूरी है, और यहाँ पे R 0 है. दोनों मासेस एक्सिस पे बैठे हुए हैं, ठीक है. अच्छा, और वाइब्रेशन है कि नहीं वो देख सकते हैं अपन. डिपेंड करता है. 2 केसेस आएंगे वाइब्रेशन के, 2 केस आएंगे. तो देखो मैं 2 केस ले लेता हूं. एक ले लेता हूं रिजिड रोटेटर, पहला केस, और एक ले लेता हूं नॉन रिजिड रोटेटर. मतलब सुनो, घूमते वक्त अगर इसका बॉन्ड कमजोर रहा ना, बॉन्ड कमजोर रहा, तो ये बंदा ना खींचेगा, घूमते वक्त खींचेगा. तो ये नॉन रिजिड रोटेटर है, तो ये वाइब्रेट करेगा. मतलब इसको घुमाएंगे ना तो ये वाइब्रेट भी करेगा. लेकिन जो रिजिड रोटेटर वाला है, उसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि कितना भी घूमे वाइब्रेशन का कोई असर नहीं होगा. सो लिसन, रिजिड के पास 0 वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेट नहीं होने वाला है. लेकिन यहां पे अगर मैं देखूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन प्लस 1 वाइब्रेशन, तो ये ऐसा करके एक तरीके से वाइब्रेट करेगा. ठीक है.
तो बेसिकली अब कैलकुलेट करते हैं एनर्जी। सो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको मैं यू कह देता हूं चुपचाप। नहीं, अभी तो पहले एक मॉलिक्यूल का है ना, एक मॉलिक्यूल का रहने दो। सो 3 × ½ kBt प्लस 2 × ½ kBt प्लस 0 कितना हो रहा है? 3/2 और प्लस 1, 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो 1, 3/2 प्लस 1, 5/2 kBt। ये इसमें आ रहा है। इसमें इस वाले में अगर देखेंगे, सो 3 × ½ प्लस 2 × ½ प्लस 1 × हाफ नहीं, वाइब्रेशन है 1 kBt। मेरे भाई हाफ नहीं, यहीं पर गड़बड़ा जाओगे। 3/2 प्लस 1, 5/2 तो यही हो गया, प्लस 1 एक और आ गया। सो कितना हो गया ये? 7/2 kBt। सो अकेले मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल, पूरी गैस का लेना है, पूरी गैस का। तो इट विल बिकम 5/2 RT। अरे तेरी तो 5/2 RT, 7/2 RT। समझ गए? 7/2 RT, 5/2 RT, 7/2 RT। अब CV 5/2 R, CP 7/2 R। इसका CV 7/2 R। अरे खाली टी उड़ा दो बे, खाली टी उड़ा दो। अरे टी उड़ा दो रे बाबा। ये देखो ना भाई, इधर गया U/T। तो जो भी U रहता है, जो भी U रहता है, उसमें उन क्या करते हैं, खाली टी उड़ा देते हैं, है ना। वो U था ना 3/2 R, तो उसमें देखो टी उड़ा दिया था, 3/2 R आया था। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही करना है। सो यहाँ पे 5/2 RT, 7/2 RT है, तो ये बन जाएगा 5/2 R और वो बन जाएगा 7/2 R। फिर इसका आगे ये बन जाएगा 7/2 R, ये बन जाएगा 9/2 R। सो सॉरी, गैमा आ जाएगा CP/CV 7/5 यानी कि 1.4, और इसका गैमा आ जाएगा 9/7। देखना पड़ेगा 9/7 कितना, शायद 1.28 कुछ आता है, अब इतना दिमाग में है नहीं मेरे। कैसे देखेंगे रे बाबा कैलकुलेटर? तो 9/7, 9 डिवाइड बाई 7, 1.285। तो 1.29 ले सकते हैं, है ना, 1.29 ले सकते हैं। लेट्स टेक 1.29। सो 1.29। तो ये याद रखना है, गैमा है ना, सॉल्व करने में बहुत काम आता है। अच्छा, एयर क्या है? क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहा हूं। एयर इज डायटोमिक। सो एयर का गैमा जो है, गैमा ऑफ एयर इज 1.4। 1.4 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.29 भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग 1.4 लेंगे, रिजिड रोटेटर मान के चलेंगे, ठीक है, याद रखिए। सो एयर का एयर डायटोमिक है, क्यों? अरे 78% तो नाइट्रोजन है, N2 डायटोमिक हो गया ना, डायटोमिक मतलब 2 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, डायटोमिक। फिर बाद में 20% है ऑक्सीजन, O2 हो गया ना, O2 मतलब डायटोमिक। समझ रहे हैं? तो अब 98-99% तो डायटोमिक हो गया ना, बाकी भाड़ में जाए, कितनी भी गैस रहे, कोई भी गैस रहे, ट्राइटोमिक रहे, कुछ भी रहे। अब पॉलीएटॉमिक गैस का डील करते हैं। अब देखो, मोनो हो गया, डाई हो गया, अब सीधा पॉलीएटॉमिक। अरे हर चीज नहीं करते बैठेंगे, ट्राइटोमिक, फिर क्वाड्री एटॉमिक, फिर पेंटा एटॉमिक, ये सब नहीं करते बैठेंगे, ठीक है। तो अब सीधा सीधा लास्ट केस, पॉलीएटॉमिक गैस। तो अगर पॉलीएटॉमिक गैस रहती है तो क्या होगा? सो पॉलीएटॉमिक गैस में सीन ये रहेगा कि पॉलीएटॉमिक गैस जैसी भी दिखती हो, टेढ़ी मेढ़ी, वो अब क्या होगा ना, उसके पास 3 रोटेशन आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल को देख लो, वाटर वेपर को, तो वो ऐसा दिखता है। तो अगर मैं इसको कहीं पे भी बिठाऊंगा, कैसा भी बिठाऊंगा, किसी भी कुछ भी कोशिश कर लूंगा, इसका एक ना एक आइटम हमेशा बाहर रहेगा। तो इसके घूमने से हमेशा, चाहे वो एक्स एक्सिस के अराउंड घूमे, वाई एक्सिस के अराउंड घूमे, जेड एक्सिस के अराउंड घूमे, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, काउंट होगा, एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सो इसलिए इसका हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे पॉलीएटॉमिक गैस का, खाली इतना बोल देंगे
कि इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 ट्रांसलेशन दुनिया में हर एक के पास है, इसके पास 3 रोटेशन भी है और वाइब्रेशन का नंबर पता नहीं है तो F वाइब्रेशंस। अब मालूम ही नहीं है तो खाली कुछ तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा ना, तो F वाइब्रेशंस। सो फिर इसके पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 3 × ½ kBt प्लस 3 × ½ kBt प्लस F × 1 kBt बराबर है। सो 3/2 3/2 ये पूरा मिला के बन जाएगा 3 प्लस F, सो 3 प्लस F kBt। अरे वो F है, F × kBt ना। सो इतनी एनर्जी है अकेले के पास। पूरी गैस के पास कितनी है, 3 प्लस F RT। CV कितना है, 3 प्लस F R, खाली T उड़ा दो। CP कितना है, 4 प्लस F R। अब आप बोले हैं सर ये 4 कैसे हो गया, अरे CP में क्या करते हैं अपन, CV को R ऐड कर देते हैं, CV को R, तो एक और R ऐड करोगे, 1 R ऐड करोगे तो ये 3R और वो 1 R मिलके 4R बन जाएगा। तो गैमा कितना होगा, 4 प्लस F बाई 3 प्लस F, दैट्स इट। सो F वाइब्रेशन से मालूम नहीं कितना कैसा क्या है, तो F वाइब्रेशन से वो तुम लोग को देंगे एग्जाम में, डोंट वरी। अबे अगर ये सवाल पूछेंगे तो एग्जाम में देना पड़ेगा ना, कितने वाइब्रेशन है, तुमको क्या मालूम कितने वाइब्रेशन है, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते तो कितने वाइब्रेशन से करके। सो पानी के CO2 के काफी सारे वाइब्रेशन है, 3-3 4-4 वाइब्रेशन है, ठीक है। तो तुम लोग जो है डायरेक्टली इमेजिन नहीं कर सकते। ये वाइब्रेशंस निकालने के लिए अलग से पूरा तुमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, 15वीं में जाना पड़ेगा, वहां पे रमन इफेक्ट आएगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से वाइब्रेशंस पता चलेंगे, सिमेट्रिक बेंडिंग और सिमेट्रिक बेंडिंग एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें हैं यार, ये सब चीजें भी डिस्कस नहीं कर सकते अपन 12वीं लेवल पे। ओके एनीवे, पॉलीएटॉमिक गैस कर लगा रहे सगळे अन्ना। सो पॉलीएटॉमिक गैस हो गया, ओके। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला सीन। तो यहां पे सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाई है। ओह, मेयर रिलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और देखो 5/2 3/2 सब अपन ने जो किया ना अभी, वही वाला डायटोमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, समझ गए। चलो अब गैसेस वाला पार्ट तो हो गया, अब रेडिएशन वाला पार्ट। इस चैप्टर का नाम क्या था भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो चलो अब रेडिएशन वाले पार्ट पे जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम लोग जो है इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन विद मैटर देख रहे हैं कि मैटर के साथ रेडिएशन का क्या रिश्ता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि देखिए, अगर कोई भी एक बॉडी है, इस पे आके अगर बॉडी मतलब मैटर के ऊपर अगर कोई भी आके एनर्जी गिरती है तो उसके साथ 3 चीजें हो सकती हैं। एक कि वो अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर दूसरा कि वो पार हो जाए, तीसरा कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो 3 चीजें हो सकती हैं। तो हम इन 3 चीजों को लिखेंगे ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो जब भी एनर्जी, जो भी एनर्जी आ रही है वो गिरेगी किसी बॉडी पे, तो वो है रेडिएशन, ये है मैटर। अरे भैया एक मैटर है एक रेडिएशन है यार। सो दिस इज मैटर, दिस इज रेडिएशन। तो रेडिएशन जब मैटर पे गिरेगा तो 3 तरीके का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी एनर्जी Q आके गिरी वो थोड़ी एब्जॉर्ब होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी ट्रांसमिट होती है। सो थोड़ा बॉडी खा जाती है उस एनर्जी को, थोड़े को रिफ्लेक्ट करके भगा देती है और थोड़े को पास कर देती है। इस तरीके से रहता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? दैट इज QA by Q plus QR by Q plus QT by Q should be 1। अरे ये Q को मैं नीचे लेके गया तो यहाँ पे 1 छूट जाएगा ना। QA by Q, QR by Q, QT by Q इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट A
इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R, और इसको कहते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T। ठीक है, तो A, R और T ऐसे करके तीन कोएफिशिएंट्स है। तो हम लोग एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं कि A प्लस R प्लस T जो है वो 1 होता है। समझ रहे हैं आप लोग? A प्लस R प्लस T 1 होता है। तो कोई बॉडी ऐसी है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर है, सो फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर A इक्वल्स टू 1 और बाकी सब 0 है। फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर R इक्वल्स टू 1। फॉर परफेक्ट ट्रांसमिटर T इक्वल्स टू 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ऐसा रहता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये तो चलो बात समझ में आई, बहुत ही बचकानी बातें थी, ये तो नर्सरी की ऐसी बातें चल रही हैं यहाँ पे। थोड़ा आगे जरा, थोड़ा अच्छी चीजों पे जाते हैं। तो बचकानी बातें चल रही है, देखो ये सब लिखा हुआ है A प्लस R प्लस T। अब ये फेरी ब्लैक बॉडी क्या है? सुनो 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 सुनो, ब्लैक बॉडी ही दुनिया में एक ऐसी चीज रहेगी जो कि सब कुछ, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी दुनिया में ऐसी चीज रहेगी जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी। अरे ऐसी बॉडी जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी जाना ना दे, उसे कहते हैं, मतलब कुछ भी वेस्ट ना होने दे, उसे कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब दुनिया में परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोई भी नहीं है। ये जो काला कपड़ा मैं पहन के खड़ा हूं, ये भी परफेक्टली ब्लैक नहीं है। ये कुछ तो लाइट ट्रांसमिट कर रहा है, इस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। याद रखिएगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है। तो फेरी नाम का जो बंदा था, उसने परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने का ट्राई किया था। अब वो कैसे बनाया था, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। फेरी ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो फेरीज ब्लैक बॉडी क्या कहती है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। फेरी ने एक स्फीयर बनाया, बॉल बनाया, डबल वॉल्ड, बहुत बारीक सा पिन होल छोड़ दिया इसके अंदर, पिन होल, बहुत बारीक सा होल। इसके सामने ऐसे नोक भी बनाया थोड़ी तिरछी, ताकि जो भी रेडिएशन इसमें घुसे कभी लौट के ना पाए। तो रेडिएशन अंदर गया, टकराया, टकराते ही रेडिएशन, अब मैं ऐसा बार बार बनाते नहीं बैठूंगा वाइब्रेट करता हुआ, तो मतलब अरे वाइब्रेट कर रहे हैं ना भाई रेडिएशन, बट एनीवे आया, टकरा के इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो बेसिकली इस तरीके से होता ही रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब सुनो, इसने अंदर क्या किया था, क्या चालाकी की थी। इसने ऐसा डबल वॉल्ड का क्यों बनाया और बीच में वैक्यूम क्यों रखा? ताकि जो भी हीट यहाँ है वो यहाँ से यहाँ ना जा पाए और यहाँ से बाहर ना जा पाए। पहली तो बात ये हुई। हमें क्या करना है, जो भी रेडिएशन आया उसे पूरा एब्जॉर्ब करना है, कुछ भी हीट वीट लाइट वाइट बाहर जाने देना नहीं है। ये बात को याद रखिए, ठीक है? याद रखेंगे ना बेटा कि नहीं? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इसने अंदर लैंप ब्लैक से पेंट कर दिया, मतलब यहां पे है ना, यहां पे लैंप ब्लैक लगा दिया पूरा। अब लैंप ब्लैक जो रहता है ना, लैंप ब्लैक कलर, लैंप ब्लैक, ये कलर क्या करता है ना, 98% है ना एब्जॉर्ब कर लेता है पहली बार में। मतलब जो भी गिरा ना इसके ऊपर सीधा 90% एब्जॉर्ब। तो पहली बार गिरा तो 98% गायब, मतलब ये पूरे को सब लगा के रखा है इसने, पूरे को लगा के रखा है, 98% गायब, बचा 2%। अब जैसे ही दूसरी जगह पे गिरा तो उस 2% का 98% गायब, फिर जो बचा उसका मतलब 98% गायब, फिर जो बचा उसका 98% गायब। तो ऐसे करते 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 जब 50-60 बार लाइट टकरा जाएगी अंदर, रेडिएशन टकरा जाएगा, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बिकॉज ये होल इतना बारीक है, इसमें से वो एस्केप भी नहीं कर पाएगा। तो ये है फेरी की परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ गए? बहुत ही बचकाना है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है ही नहीं। तो ये फेरी की ब्लैक बॉडी, समझ गए? ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, खाली उसको बस जान लीजिए कि वो कहता क्या है। किरचॉफ का लॉ ये कहता है, किरचॉफ यहां पे भी आ गया आपका, पीछा इसने यहां भी नहीं छोड़ा। सो आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ही था, यहां भी आ गया। किरचॉफ का लॉ क्या कहता है?
सो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन सेज दैट, सुन लो, सिर्फ इतना शॉर्ट में जान लो, इतना ही लिख देना एग्जाम में। परफेक्ट एब्जॉर्बर इज ऑल्सो परफेक्ट एमिटर एट ऑल वेवलेंथ्स। हर वेवलेंथ पर, चाहे कोई वेवलेंथ की लाइट गिरे, परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एमिटर भी होता है। ये बड़ी दुविधा वाली बात है, बड़ा टेंशन आता है सोच के, है ना, कि जो चीज, मतलब जो बंदा चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एमिट क्यों करेगा? अरे भैया एक बात बताओ, एब्जॉर्ब कर करके भी क्या करेगा? एमिट ही करेगा ना लास्ट में, क्योंकि एनर्जी मतलब मास। आइंस्टाइन ने बोला है भाई, आइंस्टाइन ने बोला है E=mc²। तो मास बढ़ थोड़ी जाएगा बॉडी का, बॉडी वापस उसे रिलीज करती है। समझ में आ रहा है? और जो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है वो परफेक्टली रिलीज भी करेगा, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही रिलीज करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि A=E, एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम एज एमिसिव पावर। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा, यही है किरचॉफ का लॉ। फॉर ऑल वेवलेंथ है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा वेवलेंथ लिख सकते हैं, बट कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये किरचॉफ का लॉ, इसका प्रूफ चाहे तो दे सकते हैं, पर बहुत खास नहीं है कुछ। ये वो लिखा भी है, A=E लिखा हुआ है ना, A=E, इसमें कुछ है नहीं, बहुत बचकाना है। क्या प्रूफ देंगे इसका? दे दूं प्रूफ? दे दूं प्रूफ? चलो ठीक है, प्रूफ दे देता हूं। सो प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। चलिए आइए किरचॉफ लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बक्सा है, एक बॉक्स है। तो हमारे पास एक बॉक्स इस तरीके से। अब ये बॉक्स की जो दीवारें हैं मैंने जानबूझ के मोटी बनाई हैं, बल्कि मैं और मोटी बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई इसको जो है कोई भेद के जा नहीं सकता। तो एक बॉक्स है जिसकी दीवारें बड़ी मोटी सी हैं, तो ये एडियाबैटिक दीवार है, इसके आर पार कोई जा नहीं सकता, ठीक है। अब अंदर रखी हुई दो बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज रखी हैं। तो एक बनाता हूं मैं काली बॉडी और एक बनाता हूं गोरी बॉडी। एक कलर का हो गया, अरे काली बॉडी, ठीक है, और एक बनाता हूं गोरी बॉडी। चल रहे बाबा, एकदम नॉर्मल बॉडी, गोरी बॉडी नहीं है, नॉर्मल बॉडी। चलो, तो इस बक्से के अंदर, इस बॉक्स के अंदर दो चीजें हैं, एक ब्लैक बॉडी है और एक नॉर्मल बॉडी है। सो मैं नाम भी लिख देता हूं, पता चला तुम लोग बाद में भूल गए। सो दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स, this is black body, this is normal body, ठीक है। अब मान लो इस पे रेडिएशन गिरा, दोनों पे इक्वल रेडिएशन गिरा, इक्वल रेडिएशन की एनर्जी थी Q। अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो रहती है उसका A1 होता है, ब्लैक बॉडी का A1 होता है, तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन 1 है और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 1 नहीं है बल्कि वो A है, मतलब ये कम है। सॉरी, मैंने B क्यों लिख दिया यार। नॉर्मल बॉडी का A रहता है जो कि 1 से कम है, इस बॉडी का 1 रहता है, ब्लैक बॉडी का 1 रहता है, नॉर्मल बॉडी का A रहता है, ठीक है, इतना याद रखिए। नॉर्मल बॉडी का A रहता है जो कि 1 से कम है। समझ में आया? सो इतना उसने इतना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सो लिसन, एनर्जी, अच्छा शायद ये कलर अच्छे से दिख नहीं रहा आप लोग को, रुको। एनर्जी इंसिडेंट ऑन ब्लैक बॉडी Q, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी 1 into Q, मतलब Q। फिर एनर्जी इंसिडेंट ऑन नॉर्मल बॉडी Q, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी AQ। तो ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये AQ है,
ठीक है। एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो Q है, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो AQ है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? एनर्जी इंसिडेंट Q है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड 1Q है। मतलब समझो यार, ये ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी का कंपैरिजन है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है बेटा बातें आप लोगों को? नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को? ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। किधर यार है बाबा? यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। किधर है? ये देखो क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? Q इज द रेडिएंट हीट। Q इतना एनर्जी गिरा है ना, Q इतना एनर्जी गिरा। अब हर बॉडी अपने हिसाब से उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो बॉडी ने जो एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया? A इंटू क्यू एब्जॉर्ब किया। समझ में आया बेटा? A इंटू क्यू एब्जॉर्ब किया। अच्छा, अब जितना एब्जॉर्ब करते हो उतना ही रेडिएट करना कंपल्सरी, याद रखना। सो एब्जॉर्ब जो तुमने किया, नोट whatever is absorbed, that much is to be radiated। जितना एब्जॉर्ब किया उतना रेडिएट करना है। जितना एब्जॉर्ब करोगे उतना रेडिएट भी करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्ब तुमने किया था AQ, तो रेडिएट भी इतना ही करोगे। अरे हाँ क्या ना, ये नॉर्मल बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी की बात चल रही है। और ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात करूं तो एब्जॉर्ब क्यों किया था, रेडिएट RB करोगे। समझ में आ रहा है? बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज, या फिर एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, सॉरी, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज amount of radiation radiated by the body to the amount of radiation radiated by black body। अरे एमिसिव पावर का मतलब है कि तुम कितना रेडिएट कर रहे हो डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करता। सो देयरफॉर E इक्वल्स टू R बाई RB इक्वल्स टू, R किसके बराबर है? AQ के बराबर, और RB किसके बराबर है? Q के बराबर। सो Q कैंसिल हो गया, सो E इक्वल्स टू A आ गया। हेंस प्रूफ्ड। अरे क्या बचकाना, एकदम नर्सरी का प्रूफ था। अरे कुछ है ही नहीं। इस पे गिरा कितना Q, इस पे गिरा कितना Q, इसने लिया कितना 1 और इसने लिया कितना A। अरे हाँ क्या ना रे बाबा, तो इसने टोटली कितना लिया? A इंटू Q और इसने 1 इंटू Q। समझ गए? लेकिन जितना लोगे उतना देना पड़ेगा। वॉट एवर इज एब्जॉर्ब मस्ट बी रिलीज्ड, वॉट एवर इज एब्जॉर्ब मस्ट बी रिलीज्ड। तो उसने रिलीज किया R, इसने रिलीज किया RB। लेकिन बेसिकली डेफिनेशन है कि एमिसिव पावर का मतलब होता है, एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय अ नॉर्मल बॉडी टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी। तो जब डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया, आंसर आ गया A। तो E इक्वल्स टू A, दैट्स इट। और भी बचकाना प्रूफ था, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान देते हैं। तो यहां पे जो है ये है अपना स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बड़ी मजेदार बात है, ये बड़ी मजेदार चीज है। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा डिटेल में आप समझ लीजिए। अभी एग्जाम में लिख के आ जाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके जो MCQs हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करके मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा। तो आप ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। सो ऐप का नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, अब सुनो, ऐसा देखा गया इंटेंसिटी ऑफ एमिशन और वेवलेंथ का एक रिश्ता है। मतलब एक बॉडी है, वो रेडिएशन बाहर फेंक रही है, अलग अलग वेवलेंथ वाला। तो ऐसा देखा गया कि जब टेम्परेचर कम रहता है तो बड़ी वेवलेंथ वाला रेडिएशन ज्यादा फेंकती है। मतलब बड़ी वेवलेंथ वाला रेडिएशन ज्यादा फेंकती है। ये फेंकना है और ये वेवलेंथ है फेंकना, ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब फेंकना, मतलब कितना लाइट फेंक रहा है, कितना एनर्जी फेंक रहा है। तो बॉडी जो एनर्जी फेंक रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो लो टेम्परेचर पे बड़ी वेवलेंथ की तरफ होती है। जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ये सड़क के इधर आ जाता है, टेम्परेचर और हाई कर देते हैं सड़क के और इधर आ जाता है।
सो कहने का मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, जो लैम्डा मैक्स था, लैम्डा मैक्स वो लेफ्ट में सरकता गया, लैम्डा मैक्स लेफ्ट में सरकता गया। तो बस यही चीज है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड। ठीक है, तो यहां पर उसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, 3000 पे उस तरफ था लैम्डा मैक्स, अरे 3000 पे उस तरफ था, 4000 पे थोड़ा लेफ्ट में आ गया, 5000 पे और लेफ्ट में आ गया। ये देखो ना, ये जो चोटी है लैम्डा मैक्स वाली चोटी, वो लेफ्ट में जाती जा रही है। रेडिएंट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इसको कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इन लोगों ने लिखा भी है कि नहीं लिखा? लिखा है, देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वो लेफ्ट में आते जा रहे हैं। सो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, लेफ्ट में वो आता जा रहा है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट में आती जा रही, कम होती जा रही है ना, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अरे लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो लेट्स से 3000 है, ये 4000 केल्विन है और ये 5000 केल्विन है, लेट्स अज्यूम। ठीक है, सो टेम्परेचर और इसका इनवर्स रिलेशन है। सो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिस्प्लेस हो रही है, सरक रही है लैम्डा मैक्स में, बस। और यहां पे हम लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी बाई टी लिख सकते हैं, जहां पे ये बी क्या है? वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट जिसकी बहुत ही बचकानी वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो 2.897 इंटू 10⁻³ सो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, ये वाला आपको एग्जाम में दिया जाएगा। सो डोंट रिमेंबर दिस, 2.897 इंटू 10⁻³ ओके। ये देखो लिखा हुआ है रे बाबा, लिखा हुआ इधर। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ध्यान से देखिए, बस अब खत्म होने वाला चैप्टर, डोंट वरी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ ऑफ रेडिएशन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। सो कोई बॉडी कितना हीट फेंकेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर रेज़ टू 4, ये था स्टीफन का लॉ। स्टीफन ने खाली इतना दिया था, बाद में बोल्ट्जमैन ने एडिशन किया। बोल्ट्जमैन ने बोला Q/AT इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक सेकंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वालिटी लाया, और सिग्मा जो है बेसिकली ये है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बहुत फनी है, उसकी वैल्यू इंटरेस्टिंग थी, इसकी वैल्यू फनी है। देखो इधर देखो, किधर इसकी वैल्यू 5.678 ऐसा करके देखो वैल्यू इसकी, देखो चेक करो। मतलब ये वैल्यूज याद रखना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर एम्फेसिस दे भी नहीं रहा हूँ। देखो 5.67 इंटू 10⁸, ये देखो 5678, सो 5.678 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ओके, इसको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिया रहता है। तो स्टीफन्स कांस्टेंट मैं खाली लिख दे रहा हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो चीज थी ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए थी, सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन बोल्ट्जमैन आया, बोला भाई बाकी दुनिया की चीजें के झक मारेंगी, तो दूसरी बॉडीज के लिए ये करना होगा कि हमें टेम्परेचर का डिफरेंस लेना होगा पहले तो ये, क्योंकि दुनिया में 0 केल्विन के साथ कंपैरिजन थोड़ी ना है, कोई और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है उसके साथ कंपैरिजन है। अरे यहाँ पे तो ऐसा तुमने मान लिया कि बॉडी रेडिएट कर रही है, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, लेकिन प्रेवॉस्ट नाम का साइंटिस्ट बोला था कि तुम जब फेंकोगे तो एब्जॉर्ब भी करोगे, जब तुम फेंकोगे तो एब्जॉर्ब भी करोगे। तो बेसिकली भैया तुम एब्जॉर्ब तब नहीं करते ना जब दुनिया में तुम्हें मिल ही नहीं रहा होता, दुनिया का टेम्परेचर 0 केल्विन होता, लेकिन 0 केल्विन से तो ऊपर टेम्परेचर है ना, तो दुनिया भी फेंक रही है ना रेडिएशन। तुम फेंक रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया भी फेंक रही है ना, तो तुम फेंकोगे दुनिया से एब्जॉर्ब भी तो करोगे। तो इसलिए -T0⁴, ठीक है।
और इतना ही नहीं, जैसे ही आप इसको हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी लाओगे, स्टीफन कांस्टेंट तो था ही, लेकिन दुनिया में हर बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है क्या? नहीं है ना। तो दुनिया में हर बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे एमिसिव पावर सबका अलग अलग होगा ना। अरे एमिसिव पावर 1 किसका होता है? जो ब्लैक बॉडी है, लेकिन हर बॉडी ब्लैक बॉडी है क्या? नहीं, तो उसका एमिसिव पावर कितना है? ई है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दैट्स इट। बहुत ही बचकाना है। ओहो, ई का हुआ रे, ससुर हाथी है क्या रे, बड़ा सा। ठीक है, सो ऐसा बनेगा। सो दिस इज द फाइनल थिंग, ठीक है। बस दैट्स इट। यहां जाके चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो लव यू ऑल। अरे आप लोग भी बोलो यार, लव यू सर। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर जो है खत्म कर दिया। अब जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स, उसके लिए आप लोग मेरी ऐप पर जा सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। और एंड अपने दोस्तों को प्लीज़ बोलिए कि ज़रा थोड़ा शेयर वेयर कर दें। आप लोग भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरों की मदद हो जाती है और हमें मोटिवेशन आ जाता है, ऑफ कोर्स मोटिवेशन आ जाता है। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।